हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका एक टॉपिक देखने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली ये सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे लिखा जाता है। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब आप लोग जानते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो, इसके अलावा कुछ प्रेजेंट ना हो। तो हाइड्रोकार्बन्स बहुत सारे पाए जाते हैं, तो इसीलिए उनका नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उनके नेमिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो वही रूल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो रूल्स दिए गए हैं ये IUPAC के द्वारा दिए गए हैं, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं। जैसे कई सारे लोगों के भी दो नाम होते हैं, उनके स्कूल के नाम अलग होते हैं और घर के नाम अलग होते हैं। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी दो नाम हैं, कॉमन नेम और ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम को ही IUPAC नेम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑफिशियल नेम के जो रूल्स हैं ना, वो IUPAC के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। वही हमारा सेकेंड पॉइंट है। द ऑफिशियल नेम्स और सिस्टमेटिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी को हम लोग कहते हैं IUPAC। और ये IUPAC के द्वारा डिसाइड किया गया 1958 में, इसीलिए हम लोग इनको IUPAC नेम से भी कहते हैं। और इस टॉपिक का नाम IUPAC नोमेनक्लेचर भी इसीलिए है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक का नाम IUPAC नोमेनक्लेचर क्यों है। अब ये रूल्स क्या हैं ये हम लोग अभी देखेंगे। वी विल नाउ डिस्कस IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन्स के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं, या उनका नेमिंग कैसे किया जाता है वो डिस्कस करने वाले हैं। IUPAC जो है ये ऑफिशियल नेम है, मतलब कह सकते हैं स्कूल का नेम। लेकिन साइड बाय साइड हम लोग उसका कॉमन नेम भी डिस्कस करते चलेंगे, मतलब उसके घर का जो नाम है वो भी डिस्कस करते चलेंगे। अब क्या है कि IUPAC नेमिंग का रूल सीखने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। इन ऑर्डर टू नेम हाइड्रोकार्बन्स बाय IUPAC मेथड वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स याद करने, उनमें हमें पहला पॉइंट ये है। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन का नेमिंग हमें सीखना है, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन तो रहेगा ही और उसके साथ हाइड्रोजन भी रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले हमें ये देखना है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन उस कंपाउंड में 1 है, तो उसके लिए एक रूट वर्ड हमें याद करना होगा जो है मिथ। यहाँ पे रूट वर्ड देख, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन और इन एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूट वर्ड। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक कार्बन है तो उसमें हमें मिथ लिखना ही पड़ेगा, उसके नाम में मिथ वर्ड आएगा ही आएगा, यही उसका रूट वर्ड होगा, मिथ। फिर इस मिथ में कुछ सफिक्स लगाएंगे, कुछ प्रीफिक्स लगाएंगे और इसका पूरा नाम डिसाइड होगा। लेकिन ये रूट वर्ड जो है मिथ, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से अगर कार्बन का नंबर 2 है तो उसका रूट वर्ड जो है वो इथ हो जाएगा। अगर कार्बन का नंबर 3 है तो प्रोप, कार्बन का नंबर 4 है तो ब्यूट, कार्बन का नंबर 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। यानी कि कार्बन का नंबर हमें इससे पता चल जाएगा। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में हेक्स वर्ड यूज हो रहा है, मतलब समझ जाइए कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 कार्बन होंगे। अगर किसी कंपाउंड के नाम में मिथ वर्ड यूज हो रहा है, मतलब उस कंपाउंड में एक ही कार्बन होगा। अभी क्या है कि इसे आपको याद करना होगा कि एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ये याद कर लेंगे, तब हम जब रूल पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आगे रूल सीखने से पहले हमें कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। उसमें पहला पॉइंट यही है कि नंबर ऑफ कार्बन हमें पता चल जाएगा उस कंपाउंड में, फिर हम ये रूट वर्ड लिख पाएंगे। तो इसलिए ये रूट वर्ड याद करना बेहद जरूरी है। पहला तो ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द वर्ड एन। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब यही है कि उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होगा उसमें। दूसरी बात कि उसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। अगर उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया
तो वो फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चला जाएगा। अगर ऐसा है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, तो इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द वर्ड एन आफ्टर द रूट वर्ड। और जैसे मान लीजिए 7 कार्बन है हाइड्रोकार्बन में और ओनली सिंगल बॉन्ड्स हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, तो 7 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे हेप्ट। और केवल सिंगल बॉन्ड है, इसमें सेचुरेटेड है, ये शो करने के लिए हम लोग इसमें एन ऐड कर देंगे, ए एन ई, ये क्या हो गया, हेप्टेन। यहाँ हेप्टेन क्या शो कर रहा है, इसको ऐसे समझिए, अगर कहीं भी लिख दिया है हेप्टेन, तो इसका क्या मतलब है, हेप्ट बता रहा है कि उस हाइड्रोकार्बन में 7 कार्बन है, और एन बता रहा है कि वो हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड है, उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ये हेप्टेन हो गया। तो ये आपको समझ आया होगा कि अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें एन सफिक्स ऐड करते हैं। रूट वर्ड तो है ही हमारा, जो नंबर ऑफ कार्बन होगा उससे तो रूट वर्ड डिसाइड हो जाएगा, लेकिन वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड भी है, वो उसके सफिक्स से पता चलेगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें जो सफिक्स यूज होने वाला है वो है एन। अगर 1 कार्बन वाला है तो मीथेन, अगर 2 कार्बन वाला है तो इथेन, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन, 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन, इसी तरह से। अब अगला है कि अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो उसमें हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो है ईन, ई। अब जैसे ये देखिए 2 कार्बन है और इसके बीच डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन के लिए आएगा इथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इसके साथ जो सफिक्स यूज होगा वो ई, तो ये हो जाएगा इथीन। ऐसे ही अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता और इसमें कहीं डबल बॉन्ड आता, तो ये भी अनसेचुरेटेड हो गया, डबल बॉन्ड वाला। तो इसमें 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप वर्ड यूज करेंगे, और साथ ही साथ डबल बॉन्ड आया है, उस डबल बॉन्ड को शो करने के लिए इन सफिक्स यूज करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। तो वही है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो डबल बॉन्ड इन सफिक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट है, ऐसा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो है आइन, YNE। तो यही अगर 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते प्रोप, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। अगर 4 कार्बन होता, 1 2 3 4, और यहाँ पे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते 4 कार्बन को शो करने के लिए ब्यूट, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए आइन सफिक्स आता, तो इसका नेम हो जाता ब्यूटाइन। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं कि रूट वर्ड्स जो है वो नंबर ऑफ कार्बन्स पे डिपेंड करता है, तो कितने कार्बन के लिए कौन सा रूट वर्ड लिखा जाएगा ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है उस हाइड्रोकार्बन में, मतलब अगर वो हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड है, तो उसके लिए हम लोग एन सफिक्स ऐड करते हैं। अगर वो हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड है, तो अनसेचुरेटेड में 2 केस हो सकता है, उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें इन सफिक्स लगेगा ENE, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आइन सफिक्स लगेगा YNE। तो ये 4 चीजें आपको याद रखना है। अभी जो हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं उनके बेसिस पे हम लोग कुछ कंपाउंड्स के नेमिंग कर सकते हैं। जैसे पहला है नेमिंग ऑफ CH4। तो नाम लिखने से पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो CH4 में 1 कार्बन है, और हम जानते हैं कि 1 कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो है मिथ, ये इसका रूट वर्ड है। और यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ये सेचुरेटेड है, तो इसलिए इसमें जो सफिक्स लगेगा वो ANE लगेगा, तो ये मिथेन बन जाएगा। तो CH4 का जो IUPAC नेम है वो मीथेन है। साथ ही साथ इसका कॉमन नेम भी मीथेन ही है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं IUPAC नेम एंड कॉमन नेम, दोनों क्या है, मीथेन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसी तरह से अब हमें C2H6 लिखना है। हम लोग जानते हैं कि C2H6 भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होगा, क्योंकि अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है।
मतलब जितने कार्बन हैं उनका डबल करके 2 ऐड करेंगे, अगर उतने हाइड्रोजन हैं तो ये अल्केन में ही आएंगे, मतलब सेचुरेटेड ही होंगे। तो 2 कार्बन है तो 2 × 2 + 2 तो ये 6 हो जाएगा। तो C2H6 ये भी अल्केन ही है। तो यहाँ 2 कार्बन है और हम लोग जानते हैं एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ये कार्बन जो है ये एक बॉन्ड बना चुका है तो इसके 3 बॉन्ड खाली होंगे, और ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना चुका है तो इसके भी 3 बॉन्ड खाली होंगे। तो 6 बॉन्ड खाली हैं, तो इन सभी जगह पे आके हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया C2H6। तो यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे इथ, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ANE सफिक्स लगेगा, इसका नाम हो जाएगा इथेन। तो इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों जो है वो इथेन ही होगा। तो ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है C3H8। ये भी सेचुरेटेड ही होगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही आप लोग ऊपर देख सकते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो हम लोग यहाँ पे 3 कार्बन पहले ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जो पहला कार्बन है ये एक बॉन्ड बना रहा है तो इसका 3 बॉन्ड खाली होगा। बीच वाला जो कार्बन है ये हमारा 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये 2 बॉन्ड और बनाएगा, और आखिर वाला एक ही बॉन्ड बना रहा है तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा। यानी कि टोटल हमारे पास 8 बॉन्ड खाली हैं और हमारे पास 8 ही हाइड्रोजन है। तो इन सभी जगह पे हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया C3H8। और यहाँ पे भी हम देखें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो है प्रोप। और यहाँ भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ANE सफिक्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और यहाँ पे IUPAC नेम भी प्रोपेन ही है और कॉमन नेम भी प्रोपेन ही है। तो ये आपको समझ आया होगा। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट है C4H10। अब C4H10 का 2 तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, स्टेट चेन में भी और ब्रांच्ड चेन में भी। तो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी स्टेट चेन वाला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी 4 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गए। अब हमारा ये दोनों टर्मिनल जो कार्बन है ये दोनों एक एक बॉन्ड बना रहा है, और बीच वाले जो 2 कार्बन है ये दो दो बॉन्ड बना रहे हैं। तो टर्मिनल कार्बन के 3 बॉन्ड खाली हैं क्योंकि एक ही बना रहा है, 4 बना सकता है। और बीच वाले जो कार्बन है इनके 2 बॉन्ड खाली हैं क्योंकि ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहे हैं। तब जितने बॉन्ड खाली हैं टोटल 10 बॉन्ड खाली हैं, और हमारे पास 10 हाइड्रोजन भी हैं। तो ये जो 10 बॉन्ड खाली हैं यहाँ हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही बनाएं, पहले कार्बन ड्रॉ कर लें, फिर देखें कि एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है। वो 4 बॉन्ड बनाने में जितना खाली है उतना जगह पे हाइड्रोजन लगा दें, आपका हाइड्रोकार्बन बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ 4 कार्बन है तो 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं रूट वर्ड ब्यूट। और साथ ही सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल ही बॉन्ड है, तो हम N सफिक्स लगा देंगे तो ये हमारा ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम जो है वो ब्यूटेन है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ब्रांचिंग पॉसिबल है लेकिन हमने ब्रांचिंग नहीं किया है, तो इसीलिए इसका कॉमन नेम जो होता है ना वो होता है नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन इसको हम लिखते हैं नॉर्मल के लिए N लिख देते हैं तो ये N ब्यूटेन हो जाता है। 3 कार्बन तक ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहाँ 4 कार्बन 5 कार्बन आ जाते हैं वहाँ ब्रांचिंग पॉसिबल हो जाता है। लेकिन हम लोग अभी ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, अभी लीनियर ही देखेंगे। तो पहले तो हम लोग 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से वही टर्मिनल कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहे हैं तो ये 3 बॉन्ड और बनाएंगे, और बीच वाले जितने कार्बन हैं सारे दो दो बॉन्ड बना रहे हैं तो ये दो दो और बनाएंगे। टोटल 12 बॉन्ड हो गए और 12 ही हाइड्रोजन हमारे पास है, तो इन 12 जगहों पर हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। अब यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंट। और चूंकि ये भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन सफिक्स लग जाएगा तो पेंटेन हो जाएगा। इसका IUPAC नेम होगा पेंटेन। और कॉमन नेम, फिर से यहाँ पे ब्रांचिंग पॉसिबल था लेकिन हम लोगों ने ब्रांचिंग किया नहीं, इसीलिए नॉर्मल पेंटेन यानी कि एन पेंटेन होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। केवल स्टेट चेन वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया,
और स्टेट चेन वाले कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए हमें बस 3-4 चीज़ों की ही ज़रूरत थी। एक रूट नेम हमें आना चाहिए, और दूसरा अगर सेचुरेटेड है तो क्या सफिक्स लगेगा, अनसेचुरेटेड है तो क्या सफिक्स लगेगा, बस इतना आना चाहिए। अब हम लोग ब्रांच्ड चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखेंगे। मतलब अभी भी हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देखने वाले हैं, मतलब उसमें भी सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ लीनियर देख रहे थे, अब वहाँ पे हम लोग ब्रांच भी देखेंगे और कुछ रूल सीखेंगे। तो वही हमारा टॉपिक है, IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच्ड चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। In order to name saturated hydrocarbon having branched chain by IUPAC method, we should remember the following rule. अब ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करने से पहले हमें कुछ रूल फॉलो करना होगा, कुछ रूल सीखना होगा। पहला रूल है कि जो भी हमें ब्रांच स्ट्रक्चर दिया हो उसका पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है। और चेन फाइंड करने का एक तरीका है कि आप किसी एक एंड से इंटर करें तो दूसरे एंड से आप एग्जिट करने चाहिए, तभी वो चेन कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि 1 और 2 तक यहाँ पहुँच गए ये एक चेन हो गया, नहीं, आपको इस चेन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने तरीके से चेन सेलेक्ट किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि आप इधर से इंटर किए और इधर से एग्जिट हो गए, ये रेड वाला जो हमने बनाया। दूसरा मैं ये ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ कि आप इधर से एंटर कर रहे हैं और इधर से एग्जिट कर रहे हैं। तीसरा मैं ये ब्लैक वाला बना रहा हूँ कि आप इधर से एंटर कर रहे हैं, इधर से एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ तीनों जो चेन है ये तीनों 3 मेंबर के हैं। ब्लैक वाला ये है 1 2 3, ब्लू वाला 1 2 3, रेड वाला स्टेट चेन है 1 2 3। सारे ही चेन इक्वल लेंथ के, तो कोई भी लें। यहाँ पे हमारा लॉन्गेस्ट चेन जो होगा वो 3 मेंबर का होगा। तो पहला काम हमें यही करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हम लोग सिंपली 1 2 3 ये वाला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हम लोग 2-3 तरह से चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो वही है कि हम लोग इधर से एंटर करें और सीधा काउंट करते हुए निकल जाएं। दूसरा तरीका ये ब्लू वाला, इधर से एंटर करें और इधर से एग्जिट कर जाएं। तीसरा तरीका ये कि इधर से इंटर कर रहे हैं और इधर से एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ब्लू वाले में केवल 3 कार्बन है, 1 2 और ये 3। ब्लैक वाले में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और रेड वाले में भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने, तो इसलिए ये ब्लू वाला जो मेथड है ये तो गलत हो गया, ये हम लोग ये चेन हम लोग नहीं ले सकते। ब्लैक वाला और रेड वाला सही है, उन दोनों में से हम लोग कोई भी ले सकते हैं एज ए लॉन्गेस्ट चेन, जिसको हम लोग पेरेंट चेन भी कहते हैं, या पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के रूप में यहाँ हम लोग रेड वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्लैक वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेड वाला स्ट्रेट चेन है इसलिए वो आसान लग रहा होगा देखने में, तो हम लोग रेड वाला पेरेंट चेन रख लेंगे 4 कार्बन का। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ इधर से एंटर किए इधर से एग्जिट हो गए, एक चेन ये हो गया। दूसरा चेन ये हो गया, इधर से एंटर इधर से एग्जिट। तीसरा चेन ये हो गया। चौथा चेन ये हो गया। और पांचवा चेन ये ग्रीन लेवल, पांचवा चेन ये हो गया। लेकिन इसमें खूबसूरत बात यह है कि जितने भी चेन हमने सेलेक्ट किए सब में 3 ही कार्बन कवर हो रहे हैं। सारे चेन जो है वो 3 ही कार्बन के हैं। तो इसमें एक ही चेन लेना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन। तो सिंपली हम लोग ये 3 कार्बन का चेन ले लेंगे। तो वही है कि सबसे पहले हमें अगर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन मिले तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो एक एंड से एंटर होते हैं तो दूसरे एंड से एग्जिट होना होता है, तब जाके वो एक चेन पूरा होता है। और वैसा चेन हमें सेलेक्ट करना है जो सबसे लंबा हो, तभी उसको हम लोग पेरेंट चेन कहेंगे। तो ये बात समझ में आया होगा कि हमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करना है, यानी कि गिवन एग्जांपल में सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में ये है 3 मेंबर का चेन, सेकेंड एग्जांपल में ये है 4 मेंबर का सबसे लंबा चेन, और तीसरे एग्जांपल में ये है 3 मेंबर का सबसे लंबा चेन। तो यही हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट करने आप लोग सीख गए होंगे कि पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करना है। अब सेकेंड पॉइंट कहता है कि एक बार आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया तो उसके अलावा जो ब्रांचेज उसमें लगे हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जैसे ये पेरेंट चेन है, यहाँ पे ये पेरेंट चेन है, और यहाँ पे ये पेरेंट चेन है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा जो ब्रांचेज इसमें लगे हैं, जैसे यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे ये 2-2 CH3 लगा हुआ है,
तो ये जो ब्रांचेज लगे हुए हैं ना, इनको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये जो ब्रांचेज लगे हुए हैं इनको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन या फिर ब्रांचेज ये बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, द अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एज साइड चेन और ब्रांचेज आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, इन्हीं को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। एंड नेम्ड सेपरेटली, अब जब नेमिंग करेंगे ना तो इनका नाम अलग से लिखेंगे, इनका नाम जो रूट वर्ड है उसमें मिक्स नहीं करेंगे, इसका अलग से लिखेंगे। अलग से लिखेंगे मतलब एक रूट वर्ड होता है, दूसरा सफिक्स होता है जो कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में बताता है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं साइड ग्रुप्स हैं इनका नाम हम लोग एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। अभी जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट जो है साइड चेन जो है उनका नाम एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है। अब जैसे साइड चेन में CH3 है, यहाँ तो तीनों ही एग्जाम्पल में साइड चेन CH3 ही है, तो जहाँ पे साइड चेन CH3 है वहाँ पे मिथाइल लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स। जहाँ पे C2H5 अगर होता साइड चेन तो वहाँ पे इथाइल लिखते, यानी कि बेसिकली अल्काइल ग्रुप जो है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वो सब एज अ साइड चेन आता है। और अब तीसरी बात है कि जब हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, उसके साइड में जो लगे हुए ब्रांचेज हैं उनको पहचान लिया, तब हमें नंबरिंग करना होता है। और नंबरिंग इस तरह से करना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। जैसे यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, मेन चेन जो है पेरेंट चेन उसमें नंबरिंग करते हैं कार्बन का नंबरिंग। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग किया 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। वहीं पे यहाँ पे अगर नंबरिंग करें, इस सेकेंड एग्जाम्पल में मैं ये सब कुछ इरेज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4, और एक नंबरिंग ये भी किया जा सकता था इधर से 1 2 3 4। तो जो ये हमारा साइड ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ब्रांच लगा हुआ है, वो इधर से अगर नंबरिंग करें तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, और अगर इधर से नंबरिंग करें तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आना चाहिए, तो ये वाला नंबरिंग सही है और नीचे वाला नंबरिंग गलत है, तो गलत वाले को मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये आपको समझ आ गया होगा नंबरिंग कैसे करनी है, और नंबरिंग केवल पेरेंट चेन में ही करना है। अब हमारा आखिरी जो एग्जाम्पल है उसमें आप इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें, हमारा ये जो ब्रांच लगा हुआ है ये सेकेंड कार्बन पे ही आएगा, तो यहाँ पे दोनों नंबरिंग सही है, दोनों तरह से सेम ही नाम आएगा। लेकिन अगर दोनों साइड से अलग अलग नंबर आ रहे हैं, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में आ रहा था, तो वो वाला नंबरिंग सही होगा जिधर से साइड चेन यानी कि ब्रांच जो है उसको कम नंबर मिल रहा हो। तो वही थर्ड पॉइंट है, द कार्बन एटम्स ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी कि पेरेंट चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द अल्काइल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो है यानी कि ब्रांच चेन जो है गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। वही बात जो मैंने आपको यहाँ समझाया। तो ये तीन रूल आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला रूल है कि हमें सबसे लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसको कि हम लोग पेरेंट चेन बोलेंगे। उसके बाद उस लंबे कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के बाद जो अगल बगल छोटे छोटे कार्बन चेन लगे होंगे उनको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या फिर ब्रांच्ड चेन बोलेंगे या फिर साइड चेन बोलेंगे, और उनका नाम एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है। और फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा कि जब हमने पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट को पहचान लिया तब हम लोग पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे, और वो नंबरिंग इस तरीके से करेंगे ताकि ब्रांच्ड चेन को जो है वो मिनिमम पॉसिबल नंबर मिल सके। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे। अब अगला पॉइंट है द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी कि अल्काइल ग्रुप का जो पोजीशन है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन आया था 1 2 3। The position of alkyl group is indicated by writing the number of carbon atom to which it is attached। अब जब हम लोग कंपाउंड का नाम लिखेंगे यूपीएससी नेमिंग में, जब इसका नाम लिखेंगे तो उसमें प्रीफिक्स में हमें इसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा मिथाइल का, क्योंकि साइड चेन है तो ये मिथाइल लिखना पड़ेगा। साथ ही ये भी लिखना पड़ेगा कि साइड चेन कौन से नंबर वाले कार्बन पे अटैच्ड है। अभी हम लोग इसका नाम लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें इसका मेन चेन ये है पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 3, तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा प्रो। और यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है केवल, तो एन सफिक्स लग जाएगा प्रोपेन। अब यहाँ प्रोपेन से हमें ये पता चल गया कि 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है केवल।
लेकिन साथ ही साथ यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी तो लगा हुआ है, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, और ये किस नंबर पे लगा हुआ है, सेकेंड नंबर पे। तो हमें यहाँ पे सफिक्स लगाना पड़ेगा 2 मिथाइल। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। और यहाँ पे देखिए 2 जो है वो एक नंबर है, और m जो है वो एक अल्फाबेट है। तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में ऐसे डैश दिया जाता है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो वही बात यहाँ था कि द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन। ये जो मिथाइल है ये किस नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है, तो दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा है, वो भी हमें दिखाना पड़ेगा नाम में। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी 5th पॉइंट देखते हैं। द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब हमने पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा प्रोप, फिर वो सेचुरेटेड था इसलिए उसमें एन सफिक्स लगाया, लेकिन जो साइड चेन है सब्स्टिट्यूएंट है वो हम लोग एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी कि 2 मिथाइल। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा पेरेंट चेन जो है वो ये है 1 2 3 4। तो यहाँ पे रूट वर्ड होगा ब्यूट, ये अल्केन है तो ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक साइड चेन लगा हुआ है मिथाइल, और वो मिथाइल सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे 2 मिथाइल। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। और यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो प्रोप केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स आएगा प्रोपेन। अब यहाँ पे 2 साइड चेन लगे हुए, 2 मिथाइल लगे हुए, और दोनों ही सेकेंड नंबर पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 2, और 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। डाई क्यों, क्योंकि 2 बार मिथाइल है और दोनों बार सेकेंड ही नंबर पे है, तो इसलिए 2 2 लिखा। अब ऐसे ही 2 मिथाइल लगा होता, एक सेकेंड नंबर पे एक थर्ड नंबर पे, तो ऐसे लिखते 2 3 डाई मिथाइल। तो होपफुली ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग समाप्त होता है। अब हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का देखेंगे, उसमें भी पहले उनका देखेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो अब किसी भी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमें सफिक्स से बताना पड़ता है, और जहाँ डबल बॉन्ड हो वो इन सफिक्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो वो जो हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा, उस डबल बॉन्ड को डिनोट करने के लिए हम लोग उसके IUPAC नेम में इन सफिक्स लगाएंगे। वही यहाँ लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग द एंडिंग इन, एंडिंग मीन्स इन सफिक्स लगाएंगे उसमें। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है C2H4, इसका नाम हमें लिखना है। अब C2H4 है तो ये CnH2n, यानी कि जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, इस जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये अल्कीन है। अल्कीन है तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 कार्बन लिखेंगे और इसके बीच डबल बॉन्ड होगा, और जब डबल बॉन्ड हमने लगाया तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके भी 2 बॉन्ड हैं, और ये जो कार्बन है इसके भी 2 बॉन्ड हैं, और एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि इसके भी 2 वैलेंसी खाली हैं और इसके भी 2 वैलेंसी खाली हैं। तो हम लोग यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये हमारा C2H4 हो गया। तो इसमें 2 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड को हम लोग इन से रिप्रेजेंट करें, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। ये इसका IUPAC नेम है, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन। उसी तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल है C3H6, तो ये भी है CnH2n को फॉलो कर रहा है, जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम लोग पहले 3 कार्बन बना लेंगे और उसके बाद एक जगह कहीं भी डबल बॉन्ड डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारा ये जो कार्बन है ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ये बीच वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है। तो जो कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है वो 3 बॉन्ड और बनाएगा, जो कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है वो 1 ही बॉन्ड और बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो ये 2 और बनाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 6 खाली बॉन्ड बच गए, तो इसके जगह पे 6 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है, तो उनके लिए हम लोग लिखेंगे प्रोप। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है तो इन, प्रोपीन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइलिन। कॉमन नेम के लिए कोई रूल नहीं है, कॉमन नेम आपको याद रखना है। रूल जो है वो IUPAC नेमिंग के लिए, तो आपने रूल से ये IUPAC नेम लिख लिया। तो इसी तरह से अगर होता हमारे पास C4H8, तो ये 4 कार्बन वाला अल्कीन है, तो इसका नाम हो जाता ब्यूटीन। इसी तरह से हमारे पास होता C5H10, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, तो ये भी अल्कीन होगा, 5 कार्बन वाला अल्कीन, तो इसका नाम हो जाता पेंटीन। इसी तरह से होता C6H12, तो इसका नेम हो जाता हेक्सीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स का नेम कैसे लिखते हैं। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स का नेम देखने वाले हैं। तो वही यहाँ पे नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। तो उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होगा हाइड्रोकार्बन में, उस ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंस को हम लोग आइन सफिक्स के थ्रू दिखाएंगे। जैसे पहला है C2H2। अच्छा, यहाँ पे जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है ना अल्काइन का, या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसका, CnH2n-2। जितने कार्बन है उसका डबल करो, तो 2 × 2 4, और फिर उसमें -2 करें तो 2 हो जाएगा। तो C2H2, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो 2 कार्बन है, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ये दोनों कार्बन 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं, इसके भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसके भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो दोनों जो है वो एक एक बॉन्ड और बनाएगा। तो जो एक एक बॉन्ड बनाएगा वहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये C2H2 का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ईथ। और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, उसको आइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इथाइन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। और इसका कॉमन नेम एसिटिलीन होता है, वो आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगला है हमारे पास C3H4। फिर से वही जनरल फार्मूला, CnH2n-2, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 2 जा 6, 6 - 2 = 4। तो C3H4 ये एक अल्काइन होगा। तो हमें 3 कार्बन बनाने होंगे, उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद ये जो बीच वाला कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। और ये जो टर्मिनल बॉन्ड है, इसके 3 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, इसके 1 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। तो जिसके 1 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 1। तो इस तरह से हमारे 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे। और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इसके लिए प्रोप। और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आइन, तो ये प्रोपाइन हो जाएगा। इसी तरह से अगर 4 कार्बन वाला होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता, C4H8-2, यानी कि 6। 5 कार्बन वाला होता तो C5H10-2, यानी कि 8। 6 कार्बन वाला होता तो C6H12-2, यानी कि 10। इसका नेम हो जाता ब्यूटाइन, क्योंकि 4 कार्बन वाला अल्काइन है। ये 5 कार्बन वाला है, तो पेंटाइन, हेक्साइन। वही बात यहाँ लिखी हुई है। द IUPAC नेम of an unsaturated hydrocarbon containing 4 carbon atoms and triple bond। 4 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूटाइन। and the IUPAC name of the unsaturated hydrocarbon containing 5 carbons and a triple bond। 5 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका नाम हो जाता पेंटाइन। इसी तरह से 6 कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो हेक्साइन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेम कैसे लिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसका भी आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन NCERT बुक का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसका नेम कैसे लिखेंगे। तो इसमें कितने कार्बन है पहले तो हम लोग वो काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो हम लोग यहाँ हेक्स लिख देंगे। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हेक्साइन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमने नंबरिंग किया ना, वो नंबरिंग इस तरफ से करना है ताकि वो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। यहाँ पहले ही नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, तो इसका नेम हेक्साइन हो गया। और पहले ही नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग 1 हेक्साइन भी कह सकते हैं। तो इसको आप लोग हेक्साइन बोलो तो भी सही है, 1 हेक्साइन बोलो तो भी सही है, या हेक्स है और ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है, तो हेक्स 1 आइन भी
लिख सकते हैं इसको, लेकिन आप लोग तो इसे केवल हेक्साइन लिखो। अभी ये नंबरिंग हम लोग सीनियर क्लास में जब जाएंगे, हायर क्लासेज में 11th में, तब ये सीखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड जिस नंबर पे आता है वहाँ नंबरिंग करते हैं। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमने नेमिंग पूरा कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी देख लिया, ब्रांच्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी देख लिया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड वाले का भी देख लिया, ट्रिपल बॉन्ड वाले का भी देख लिया, और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है वो भी हमने कर लिया। तो अब आपको आईयूपीएससी नेमिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।